Now again we appear in the class of session Dialect English lecture. Me Mohammad Yasin Baksh, as you know very well. Now in this session or in this class we are going to study or to learn the chapter Indigo written by Stop and by Louis Fisher. As in the first part of the video we have tried to understand the complete chapter or the detailed summary of the chapter in subheadings. And now in this session or in this second session or in the second part of the video we are going to explain or we are going to try to understand this complete chapter under these circumstances heading. Now what had happened after when the compensation amount Gandhiji agreed as to take it 25% and as Gandhiji accepted 25% concession amount, how the peasants and the other those who were assembled there with Mahatma Gandhi, they were totally surprised. And now we are going to explain or we are going to understand the remaining chapter. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Patna with influential friends and sent instructions to the ashram. He also wired a full report to the viceroy. बात हो रही है कि जिस तरीके से चंपारण के किसानों को ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, जिस प्रकार से कोई ट्रबल थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे, तो यहाँ पर गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम दिया यानी एक लेटर भेजा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये कहा कि आप चंपारण आइए और कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज यानी जिनका समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपने एक रेपुटेशन हो, जिनका एक रुतबा हो, ऐसे लोगों को साथ में लेकर आइएगा। और उसके अलावा उन्होंने अपने आश्रम में भी यानी सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी ने भी वहाँ भी एक टेलीग्राम भेजा और वहाँ से भी लोगों का सपोर्ट मांगा और अपने सेवाग्राम आश्रम से उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो एज अ वॉलंटियर्स वर्क करेंगे यहाँ पे और एज अ वॉलंटियर्स वो कई फील्ड्स में वर्क करेंगे, वो हम उस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो एक तो ये एपिसोड था कि गांधी जी ने जो है यानी अब गांधी जी ने पूरा मूवमेंट चलाने के लिए हमें एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, हमें बड़े अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें मोतबर रेस्पेक्टेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के लिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को बुला लिया था अपने साथ। उसके अलावा कुछ जो वॉलंटियर्स थे जो सेवाग्राम आश्रम से उन्होंने अपने आश्रम से बुलवाए थे यहाँ पर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट डे several thousand peasants reached Motihari and started demonstrating around the court house. अब नेक्स्ट डे क्योंकि आपको वो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था ना, लास्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था कि महात्मा गांधी को सम्मान आ गया था ब्रिटिश गवर्नर की तरफ से कि महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए तुरंत ही जो है वो लीव आउट करना था। तो महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया था लेकिन उन्होंने सम्मान पे साइन कर दिया था। तो यहाँ पर चूंकि नेक्स्ट डे जो है महात्मा गांधी को देखिए, यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करिए कि पॉलिटिकली महात्मा गांधी जब मूवमेंट चला रहे हैं तो महात्मा गांधी ये जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से और इतनी बड़ी अथॉरिटी से और पावरफुल चूंकि उस वक्त की वो गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ रूलिंग पीरियड में थी वो, तो उनको अपोज करना इतना आसान नहीं था। यानी यूनिटी की स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, एकता में बल है, इस बात को महात्मा गांधी बहुत अच्छे से जानते थे और महात्मा गांधी ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया। यानी महात्मा गांधी ने कहीं पर भी वायलेंस नहीं दिखाई है, महात्मा गांधी ने कहीं पर भी गुस्सा, क्रोध और ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की है कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम आपका अपोज कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकत जो है वो लोगों की भीड़ इकट्ठा करके दिखानी चाहिए थी, जो कि वो यहाँ कर रहे थे। और इस पूरे एपिसोड में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को, सेवाग्राम से अपने लोगों को, जो वॉलंटियर्स थे उन सबको बुलाकर ये सारी, और जो पीजेंट्स चंपारण के जब ये पता चला कि महात्मा जो कि बाहर से आया है और हमारे सपोर्ट में एक मूवमेंट चला रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है अकेला, तो तमाम किसान हजारों की संख्या में वहां पर कोर्ट के बाहर असेंबल हो गए थे और गांधी जी के फेवर में जो स्लोगन रेज हो रहे थे यानी जो नारेबाजी हो रही थी, तो महात्मा गांधी के फेवर में इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ा था और वो महात्मा गांधी की ताकत का एहसास कहीं ना कहीं कर पा रहे थे।
और नेक्स्ट है कि they had merely heard that a certain Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. So Gandhi felt that this was the beginning of their liberation from fear of the British. अब क्योंकि गांधी जी ये जानते थे कि जिस तरीके से वहां पर क्राउड असेंबल हो गया था, जिस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे और जिस तरीके से वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर महात्मा गांधी के फेवर में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्लोगन रेज करना शुरू कर दिए थे, नारेबाजी को शुरू कर दी थी, इससे महात्मा गांधी ने यह एहसास कर लिया था कि ये शुरुआत है, इट्स द फर्स्ट स्टेप अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, देन वी विल रीच आउट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया एंड वी विल गेट फ्रीडम, कि हमको फ्रीडम मिल जाएगी और हम जो है ये हमारा पहला कदम है। महात्मा गांधी इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, क्योंकि वहां पर क्राउड असेंबल हो गया था, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, उस भीड़ को जो सिक्योरिटी थी वहां की उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो उनको इस बात का एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं कि वो पावरलेस हो रहे हैं। यानी महात्मा गांधी की इस पूरी जो अपील है महात्मा गांधी की और जो महात्मा गांधी का पूरा अपना जो स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी के आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पूरी पावर थी वो कहीं ना कहीं फेल्योर नजर आ रही थी। और नेक्स्ट के बट गांधी हेल्प्स देम रेगुलेट द क्राउड, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर गांधी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, अथॉरिटीज के अगेंस्ट है, पीजेंट्स के सपोर्ट में है, लेकिन जब उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, जो खासकर जो क्राउड को कंट्रोल कर रही है, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसके यानी हम कह सकते हैं कि उस वक्त की जो पुलिस है वहां की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी, जब वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाई तो महात्मा गांधी ने क्राउड को रेगुलेट भी किया, यानी क्राउड को कंट्रोल भी किया और क्राउड से ये अपील भी करी कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी जो वायलेंस में आ जाए। हमें अपोज करना है, लेकिन अपोज हमें इस वे में करना है कि वो वायलेंस में नहीं आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बदतमीजी करी है या हमारी किसी एक्टिविटी का जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ही मूवमेंट बनाया है। तो महात्मा गांधी ने लोगों को वहां कंट्रोल लेने के लिए अपील करी और लोगों से कहा कि आप अपना धैर्य बनाए रखें। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि द गवर्नमेंट he gave them proof that the British tyranny will no longer be wants, the government was baffled, baffled का means extremely confused। अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट थी, यानी इंडियन गवर्नमेंट थी उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट टोटली कंफ्यूज थी कि what they should do and what kind of the action should be taken against गांधी और against the crowd। कि महात्मा गांधी जिस तरीके से वहां पर लोगों को लेकर असेंबल थे, इकट्ठा थे और वो साउंड रेज हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, लोगों का गुस्सा दिख रहा था, इन सारी चीजों को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, क्या इनको लाठीचार्ज करके खदेड़ देना चाहिए। तो चूंकि इतनी सारी भीड़ को अचानक से इस तरीके से अगर कोई निगेटिव एक्शन लेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि शायद उनके लिए भी निगेटिव हो सकता है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू किया कि इन सारी चीजों को टैकल कैसे किया जाए। इसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड होगा कि ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड। अब महात्मा गांधी को जो संबंध दिया गया था ना कि कोर्ट में हाजिर होने का, कि वो नेक्स्ट डे कोर्ट में हाजिर होंगे और कोर्ट जो है वो ये एक डिसीजन दे देगा उनके खिलाफ में, उनको लीव आउट करना है तुरंत। तो सारी चीजों को जो है वो फिलहाल ट्रायल जो महात्मा गांधी का अगेंस्ट चलने वाला था, फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी टाल दिया गया। और नेक्स्ट गांधी protested against the delay or he confessed that the broke the law but only because of the voice of the conscience। और गांधी जी ने बाद में इस बात को जो है अपोज किया कि आपका जो डिसीजन है वो डिले हो रहा है, यानी आपको जो भी डिसीजन देना है वो जल्दी करिए, यानी हमारे पास कुछ और भी अपनी स्ट्रेटजी है, हमें कुछ और भी काम है, हमें वो भी जो है वो एक्शन में लाने हैं, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम किल कराएं आपके साथ। तो जब गांधी जी ने ये बात कही तो गांधी जी ने इस बात को वहां पर एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं जो हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉ है, जो उनकी बनाई हुई रूलिंग है, उसको अपोज कर रहा हूँ, उसके खिलाफ हूँ, उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कंसाइंस, मेरी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती है कि मैं भारतीय होकर भारतीयों के फेवर में ना खड़ा हूँ। जब ब्रिटिश के फेवर में खड़े हैं और यहाँ तक कि इंडियन लैंड लॉज जो संविधान है वो भी ब्रिटिश के फेवर में खड़े हैं, तो एक इंडियन होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पीजेंट्स का सपोर्ट करें, अपने किसानों का सपोर्ट करें। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो लॉ को ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंसाइंस की बात की गवाही दे दी कि वो ऐसा करें, यानी वो गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इंडियन के फेवर में कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि
the magistrate announced a 2-hour recess and asked Gandhi to get a bail prepared. Gandhi refused. The judge did not deliver the judgment for the days and Gandhi was allowed to remain at liberty. अब नेक्स्ट ये था कि जब गांधी जी ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने लॉ ब्रेक किया है, तो जो जुडिशियल पूरी जो कमेटी होती है वो गांधी जी को ये आदेश देती है कि आप जो है वो अपने बेल ऑर्डर को प्रिपेयर कराएं और बेल ऑर्डर प्रिपेयर कराने के बाद आप जो है अपनी बेल की तैयारी करें और 2 घंटे के बाद हम डिसीजन देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बेल ऑर्डर प्रिपेयर नहीं कराऊंगा, अगर आपको मुझे जेल भेजना है तो आप जेल भेज दीजिए और मैं बेल ऑर्डर प्रिपेयर फिलहाल नहीं कराऊंगा और आपको जो भी डिसीजन लेना हो वो आप लेते रहिए। इसके बाद कहने से गांधी इन्फ्लुएंसेस द लॉयर्स, सेकंड हेडिंग ये हमारी गांधी इन्फ्लुएंसेस द लॉयर्स। लॉयर्स मींस यहाँ पर वो जो पूरी टीम थी वो पूरी टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो भी चंपारण मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे वो सारे लोग जो हैं महात्मा गांधी के साथ वहां पर चूंकि इकट्ठा थे और गांधी जी ने इन तमाम लोगों को बड़ा प्रभावित किया अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यूज से, अपनी एक्टिविटी से और वो जो एक पॉजिटिविटी थी उनके नेचर के अंदर, इन सारी चीजों से महात्मा गांधी ने इन सारे लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। तो राजेंद्र प्रसाद along with many prominent lawyers conferred with Gandhi. Gandhi asked them what they would do if he was sent to jail. The senior lawyer replied that they were there to help Gandhi. If he was arrested, they would go home. Gandhi reprimanded means यहाँ पर criticize sharply, यानी उनको criticize किया और next की reprimanded them about the injustice to the sharecroppers. अब चूंकि यहाँ पर हुआ ये एपिसोड हो रहा था कि गांधी जी ने वो जो तमाम राजेंद्र प्रसाद के साथ कुछ प्रोमिनेंट या रेस्पेक्टिव लॉयर्स, वहाँ के बड़े लॉयर्स वहाँ ऐसे खड़े थे, उनसे गांधी जी ने ये पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो उन लोगों ने ये कहा कि मैं तो आपके सपोर्ट में आया था, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो गांधी जी को इस बात पर थोड़ा सा क्रोध आता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है और गांधी जी उनको ये कहते हैं, यानी उनको समझाने के लिए, क्योंकि गांधी जी उस वे में भी गुस्सा नहीं करते थे जो उनकी पर्सनालिटी थी, तो गांधी जी ने समझाने के वे में थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चूंकि आप जो है यहाँ अगर अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडियंस का ही सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर इन शेयर क्रॉपर्स का, गरीब किसानों का सपोर्ट नहीं करेंगे और आप लोग क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल हैं, आप लोग उस पोस्ट पर हैं कि आप सपोर्ट करके अगर खड़े हों पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इनके फेवर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो गांधी जी ने ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। फिलहाल उस वक्त में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूरी टीम थी वो गांधी जी के इस फेवर में उस वक्त में फिलहाल नहीं थी कि वो जो है गांधी जी का फेवर करेंगे और वो लोग भी गांधी जी का सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको जेल होती तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो केवल आप ही के लिए आएंगे। Next, the lawyers consulted among themselves. They thought that when Gandhi, a total stranger, was ready to go to jail for the sake of the peasants in their region, it would be very shameful for them if they left the peasants whom these lawyers claimed to serve. अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स थे वहाँ पर, रेस्पेक्टिव लॉयर्स असेंबली थे वहाँ पर, उन्होंने एक अपनी पर्सनल मीटिंग के डिसाइड में होकर और उनको ये लगा कि थोड़ा सा मतलब अशेम्ड फील कर रहे थे अपनी इस एक्टिविटी पर, अपनी इस बात पर कि एक अनजान आदमी अगर हमारे सपोर्ट में आ सकता है और हमारे सपोर्ट में आकर जो है यानी हमारे चंपारण के किसानों के सपोर्ट में बाहर से आकर सपोर्ट कर सकता है और इतना बड़ा मूवमेंट चला सकता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से और ब्रिटिश अथॉरिटी से जो है वो डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले सकता है, तो ये हमारे लिए बड़ी शेमफुल है, हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। फिर फिलहाल उन्होंने ये तय किया कि हम लोग भी महात्मा गांधी का सपोर्ट करेंगे और जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। और उसके बाद द टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू गो टू जेल। गांधी एक्सप्लेन्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो उसके बाद सारे लॉयर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम भी गांधी जी के साथ हैं, अगर गांधी जी को जेल होगी तो उन्होंने कहा कि हम सब जेल चलने को तैयार हैं आपके साथ। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि जो हमारी चंपारण की ये जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमने जीत ली है। जीत किस सेंस में नहीं है कि मतलब अब हम यूनाइट हो गए हैं और यूनिटी में ही जो है वो स्ट्रेंथ होती है। तो गांधी जी ने इस बात को लोगों से कहा कि चूंकि हम यूनाइट हैं इसका मतलब ये है कि हमने आधी से ज्यादा बैटल को जीत ली है। नेक्स्ट है हमारी सिविल डिसोबीडियंस टर्म्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन्स गांधी। सिविल डिसोबीडियंस टर्म्स का मतलब सिविल डिसोबीडियंस जिस तरीके से लॉ ब्रेक किया गया था उसमें लोगों की जीत हुई थी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब लोग यूनाइट हो चुके थे। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो महात्मा गांधी को एक सम्मान दिया। तो गांधी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस
they had ordered the case to be dropped. अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को सम्मन भेजा कि महात्मा गांधी जो हैं ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और अथॉरिटी के और ये जो इनके अगेंस्ट उन्होंने अपील कर रखी है इसको वापस लें। और सिविल डिसोबीडियंस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया था और महात्मा गांधी ने पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरे जोखिम के साथ और पूरी एनर्जी लगाकर अपोज करते रहे और लास्ट में ये हुआ कि जो महात्मा गांधी के अगेंस्ट एक सम्मन भेजा गया था जो वो कैंसिल कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया और महात्मा गांधी को फ्री कर दिया गया विदाउट टेकिंग अ बेल। यानी महात्मा गांधी ने जो उन्होंने कहा था ना कि मैं बेल पेपर फिल नहीं करूंगा और उसको साइन नहीं करूंगा, तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूं ही फ्री कर दिया। उसके बाद तो पूरा केस जो है वो खत्म कर दिया गया। इंक्वायरीज इनटू द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मींस होता है कॉज ऑफ द डिस्ट्रेस, यानी किसानों की परेशानियां क्या हैं, उनकी निराशा क्या है, उनकी दिक्कतें क्या हैं, इन सारी चीजों पर एक इंक्वायरी बैठी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बैठाई गई ऑफ द फार्मर्स ओवर अ वाइड एरिया बिगिंस अबाउट 10,000 टेस्टिमोनियल्स वर रिपोर्टेड। और अब लगभग 10,000 सबूतों के साथ कुछ ऐसे व्यूज, ऐसे विचार और कुछ ऐसे प्रूफ वहां पर दिए गए जो इस बात को साबित कर रहे थे कि चंपारण के जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो ब्रिटिश अथॉरिटी और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे परेशान हैं, उनसे पीड़ित हैं। ये सारी बातें वहां पर जब सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन हुआ बहुत प्रॉपर वे में, तो वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई और उसके बाद नोट्स वर मेड ऑफ द एविडेंस और ये सारे सबूत के तौर पर एक एविडेंस इकट्ठा किया गया और उसको तैयार किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी एंड द लैंडलॉर्ड प्रोटेस्टेड vehemently against the inquiries। vehemently का मींस फोर्सफुल एनर्जी, यानी यहाँ पर जब सारी चीजें लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रही थी, तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने इस बात का अपोज करना शुरू कर दिया कि ये सारी चीजें मतलब बेबुनियाद हैं, गलत हैं, झूठी हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने इस तरीके से उसका अपोज करना शुरू किया। इन जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त में, जून का मंथ था ये, सम्मन गांधी laid out detailed plans for civil disobedience if he did not return from the summons. The lieutenant governor, after having 4 protracted meetings with Gandhi, appointed an official commission to inquire into the situation. Gandhi was the sole representative of the peasants in the commission. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बनाई, एक कमेटी बनाकर इस बात के लिए उसने गांधी जी को इस बात के लिए मतलब उनको तसल्ली दी कि आप इससे परेशान मत होइए, हम पूरी एक कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बनाकर हम इस बात की पूरी फिर से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि जो लैंडलॉर्ड कह रहे हैं वो सच है या जो प्रूफ आपने कलेक्ट किए हैं वो सच है, और इन दोनों के बीच की सच्चाई क्या है इसको हम पूरा जानकर आपके और पीजेंट्स के अगेंस्ट जो है वो अन्याय नहीं होने देंगे, जस्टिस नहीं होने देंगे। और इस कमीशन में ये जो एक कमेटी बनी थी, ये जो एक पूरा आयोग गठित हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जो हैं लॉयर्स यानी एक प्रोमिनेंट लॉयर की तरह, एक वकील की तरह, एक वकील की हैसियत से पीजेंट्स के सपोर्ट में उस कमेटी का हिस्सा बने थे। यानी पीजेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे उस कमेटी में। नेक्स्ट है कि गांधी एग्रीज टू 25% कंपनसेशन। अब कंपनसेशन यहाँ पर कहां से बात आ रही है कि वो जो एक ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा था ना कि जब सिंथेटिक इंडिगो बन गया था जर्मनी में और सिंथेटिक इंडिगो उनको सस्ता पड़ रहा था, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ती पड़ रही थी जर्मनी से इंग्लैंड और ब्रिटेन तक की, तो जब ब्रिटिश अथॉरिटी ने इंडियन पीजेंट्स खासकर चंपारण के किसानों से ये कहा था कि मैं जो हूँ आपका ये सारी चीजें जो है आपको इससे फ्री कर दूंगा, और जो एग्रीमेंट आपने साइन किया था, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फाइन चार्ज देना पड़ेगा, और जिसमें कुछ किसानों ने कुछ फाइन चार्ज दे भी दिया था उस एग्रीमेंट से बचने के लिए और अपने आप को फ्री कराने के लिए। तो ये वहां कंपनसेशन की बात हो रही है। द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड वाज ओवरवेलमिंग। दे आस्क्ड गांधी हाउ मच दे शुड रिपे। अब क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कमीशन जो बैठा था, ब्रिटिश जो गवर्नर ने बैठाया था सर एडवर्ड गेट ने, तो एडवर्ड गेट ने भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि वो कमीशन जो है वो किसने ऑर्डर किया था और किसने गठित किया था। तो यहाँ पर एडवर्ड गेट का वो जो कमीशन था जिसमें महात्मा गांधी भी रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स के ग्रुप को, उसने इन सारी चीजों को प्रूव किया कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी जगह पर गलत थे। तो जब महात्मा गांधी से ये पूछा गया कि आप लैंडलॉर्ड से जो है वो कितनी रकम वसूली के रूप में चाहते हैं, तो they thought he would demand full repayments of the money which was illegal and
डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर, डिसीटफुली की धोखे से, यानी झूठ बोलकर धोखे से जिस तरीके से वो रकम वसूली गई थी लैंडलॉर्ड के द्वारा किसानों से। तो महात्मा गांधी से जब ये पूछा गया कि आप कितनी रकम चाहते हैं, तो लोगों को ये लगा कि शायद महात्मा गांधी पूरी रकम की बात करेंगे और महात्मा गांधी ये कहेंगे कि जितनी भी रकम वसूली गई है किसानों से जबरदस्ती वो सारी रकम वापस की जाए। लेकिन हुआ ये कि गांधी आस्क्ड फॉर ओनली 50%, गांधी जी ने 50% रिपेमेंट की बात करी। गांधी जी ने कहा कि आप हमारी 50% रकम वापस लौटा दीजिए। द लैंडलॉर्ड ऑफर्ड टू रिफंड 25% टू एवरीबॉडी सरप्राइज, गांधी एग्रीड। अब हुआ ये कि गांधी जी ने 50% की बात करी। अब चूंकि वो एक हैगलिंग चलती है ना, बार्गेनिंग चलती है, तो बार्गेनिंग में ये हुआ कि गांधी जी ने 50 की कही, लैंडलॉर्ड ने 25 की कही। इस तरीके से थोड़ा सा वो डिस्प्यूट चलता रहा, बहस होती रही और इस बहस के बाद लास्ट में ये तय हुआ कि लैंडलॉर्ड ने कहा कि हम 25% पेमेंट जो है वो आपको वापस करेंगे। लोगों को ये लग रहा था कि महात्मा गांधी 25% पेमेंट के लिए एग्री नहीं करेंगे, तो लेकिन महात्मा गांधी के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि महात्मा गांधी ने 25% जो पेमेंट था उसको क्या कर दिया था, एक्सेप्टेड कर लिया था। तो महात्मा गांधी ने 25% पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया था और इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि वो जो है 25% ही लेने को तैयार है। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, सो व्हाट मैटर्ड वाज दैट द लैंडलॉर्ड वाज ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ their prestige. The planters behaved as gods above the law, but after the incidents, the peasants saw that they had rights, the persons to defend them, they learned courage. तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो पीजेंट्स थे और जो इंडियंस थे जो महात्मा गांधी के साथ थे उनको ये समझाया कि देखिए पैसा रिफंड करा लेना, वापस ले लेना 50%, ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि हमने यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को और लैंडलॉर्ड्स को झुकाया है और ये पहली जीत है हमारी और ये उनकी पहली हार है। यहाँ से वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे और हमारा वो जो करेज बढ़ा है, जो हमारा करेज रेज हुआ है, ये हमारी एक बड़ी जीत है कि हमने इतनी बड़ी अथॉरिटी को, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को हमने अपने प्रूफ से, अपनी बातों से, अपनी यूनिटी से हराया है। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी जीत है। इसलिए आप पैसे की तरफ ध्यान मत दीजिए कि हमें पैसा कितना वापस मिला, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि आपने यूनाइट होकर इतनी बड़ी गवर्नमेंट को हराया है। तो महात्मा गांधी ये प्रूफ देते हैं। नेक्स्ट में हमारे जो 2 एपिसोड हैं इसको हम लोग नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट स्टडी द पुअर कंडीशंस ऑफ द चंपारण एंड गांधीजी's टिपिकल मेथड्स। ठीक, यानी जो चंपारण के किसान हैं मुजफ्फरनगर उस पर्टिकुलर एरिया के, उनकी जो कंडीशन है यहाँ पर पुअर कंडीशन का मींस फाइनेंशियल की बात हो रही है, इकोनॉमिकली दे वर वेरी पुअर, दे डोंट हैव एनी वेल्थ and Gandhi's typical method, or how Gandhi planned to win the battle, how Gandhi planned to make a strategy against the British government and how he won it. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से जो है वो पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई थी, किस तरीके से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो पूरी स्ट्रेटजी को बनाकर जो है वो अपना एक मूवमेंट चलाया और किस तरीके से वो जीते। तो इस हेडिंग में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Gandhi wanted to do something about the cultural and social backwardness in the Champaran villages immediately. अब वो 25% कंपनसेशन अमाउंट जो है वो महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो गई थी। गांधी जी पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और जो गवर्नर ने उस तरीके से अपना एक जो आरोप लगाया था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया था और गांधी जी की बेल वगैरह भी उन्होंने नहीं करवाई थी और उनको फ्री कर दिया गया था। अब इसके बाद जो महात्मा गांधी वहाँ पर रहे, अच्छा ये महात्मा गांधी फॉर अ शॉर्ट टाइम जो है वो चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, लेकिन चूंकि जब वहाँ के उन्होंने हालात देखे बड़े ख़राब थे, फाइनेंशियल लोगों के हालात बड़े ख़राब थे, इकोनॉमिकली तो ख़राब थे, उसके अलावा लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बड़ा ख़राब था और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा क्लीननेस को लेकर और साफ़ सफाई को लेकर और एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर भी महात्मा गांधी ने देखा कि वहाँ पर कोई अवेयरनेस नहीं है। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ और कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट हों और थोड़ा सा लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में जो है वो अवेयर किया जाए और साफ़ सफाई से बारे में और इन सारी चीज़ों से बारे में
महात्मा गांधी चाहते थे कि यहाँ पर एक पूरा प्लान इस तरीके से बनाकर चलाया जाए। जैसे कि मैंने इससे पहले आप क्लास में बताया भी है कि महात्मा गांधी ने सेवाग्राम के लोगों को भी लेटर लिखा था, उनको वहाँ पर बुला लिया था। जो वॉलंटियर्स थे, सेवाग्राम के लोग यहाँ पर, वो किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको कौन सा काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने पहले से अपने दिमाग में सोच रखी थी। तो वो ये चाहते थे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करें। उसके बाद ये है कि he called for volunteers to help, he called volunteers to help। अब उन्होंने जो है वो वॉलंटियर्स को बुलाया था और वॉलंटियर्स से उन्होंने चंपारण का जो मूवमेंट था पूरा वहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है की थी। His wife कमला एंड his youngest son also arrived to help। महात्मा गांधी की जो वाइफ थी यानी कमला गांधी, और उसके अलावा महात्मा गांधी का जो यंगेस्ट सन था वो भी सेवाग्राम आश्रम से वहाँ आए थे। और इन सारी चीज़ों को करके महात्मा गांधी जो हैं वो ये देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी का जो पूरा रोल था वो ये था कि महात्मा गांधी अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। यानी महात्मा गांधी मुल्क की सेवा के लिए, देश की खिदमत के लिए केवल वहाँ पर अकेले नहीं थे, बल्कि अपने पूरे फैमिली को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ तक कि वाइफ को भी वहाँ पर बुला लिया, छोटे बेटे को भी बुलाया। और प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। आसपास के मुजफ्फरनगर के पार्टिकुलर एरिया में जो है वो कुछ प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। यानी वो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से प्लान नहीं किए गए थे, बल्कि महात्मा गांधी ने वॉलंटियर्स के साथ वो सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। कमला taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और castor oils, quinine and the sulfur ointments were given to the aliens। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes। Filthy means बहुत ज़्यादा गंदे, डर्टी। तो गांधी जी ने जो है अपनी वाइफ कमला गांधी को ये बताया कि आप जो है यहाँ के लोगों को साफ सफाई कैसे रखनी है, सारी चीज़ें साफ कैसे करनी है, हमें घरों को कैसे साफ करना है, और हमें वो जो गार्बेज है, जो डर्टी मटेरियल है, उनको घरों से बाहर निकालकर कहाँ फेंकना है और कहाँ पर है, हमें ये सारी चीज़ें घर से दूर करनी है। इन सारी चीज़ों की उन्होंने कमला गांधी को जिम्मेदारी दी थी। और उसके अलावा जब गांधी जी ने ये नोटिस किया कि जो वहाँ की लेडीज़ हैं, खासकर वो जो धोतियाँ पहनती हैं, जो साड़ी पहनती हैं, वो बड़ी गंदी हैं, बड़ी ख़राब हैं। तो महात्मा गांधी को ये देखकर बड़ा अजीब सा लगा कि जो इतने गंदे यहाँ कपड़े क्यों पहनते हैं। तो उन्होंने कमला गांधी को ये भी थोड़ा सा जो है सजेस्ट किया कि वो वहाँ की लेडीज़ को साफ सफाई के बारे में अवेयर करें और लोगों को बताएं कि कपड़े जो हैं वो धो के पहना करें। उसके बाद one woman took Kasturba into her hut। She showed her that there were no boxes or cupboards or clothes। The sari that she was wearing was the only one she had। जब कमला गांधी, महात्मा गांधी की वाइफ ने लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर किया, जब वहाँ पर लोगों को मशवरे दिए जा रहे थे, सजेशन किया जा रहा था, तो एक लेडी जो है वो कमला गांधी को, महात्मा गांधी की वाइफ को अपने साथ ले गई और अपने साथ ले जाकर उसने अपनी झोपड़ी को दिखाया उनको और उनसे कहा कि आप देखिए कि हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई बक्सा है, ना या कोई ऐसी ब्रीफकेस टाइप का है, ऐसा कुछ, ना ही हमारे पास कोई बहुत अच्छी कबर्ड है जिसके अंदर हम कपड़े रखें। और ये चीज़ें हमारे पास इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। और ये जो साड़ी में पहने हुए हूँ, ये इकलौती साड़ी है मेरे पास, इसी को मैं धोकर डालती हूँ और जब ये सूख जाती है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। ये जो एक इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी वीक थी कि लोगों के पास वहाँ पर दूसरी साड़ी भी नहीं थी पहनने के लिए। जब इन सारी चीज़ों को महात्मा गांधी ने जाना, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी अपने सेवाग्राम आश्रम वापस लौट चुके थे, लेकिन मुजफ्फरनगर और चंपारण में ये जो एक मूवमेंट वो स्टार्ट करने गए थे एजुकेशन को लेकर और क्लीननेस को लेकर, ये सारी चीज़ों पर वो अपनी नज़र बराबर बनाए हुए थे कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बीच बीच में जांच पड़ताल करते रहते थे। He sent regular instructions by post and asked for financial accounts। अब जो वहाँ पर चैरिटी के फॉर्म में, चैरिटी के रूप में यानी दान के रूप में जो कुछ बड़े लोग थे उनसे कुछ पैसा लिया जा रहा था, तो उसकी जो पूरी अकाउंट की जो सारी मेंटेनेंस है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, पैसे को कोई हेरफेर तो नहीं हो रहा है, वो जो पैसा आ रहा है
वो जिस वेलफेयर में लगना चाहिए उस वेलफेयर में लग रहा है कि नहीं लग रहा। गांधी जी इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानते रहते थे और वहाँ के हालात के बारे में भी जानते रहते थे कि लोगों के हालात में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस, he explained that what he did was an ordinary thing. He declared that the British could not order him about in his own country. और उन्होंने आगे ये भी बताया लोगों को कि he explained what he did was an ordinary thing, कि जो कुछ भी उन्होंने किया लोगों को ये लग रहा था कि अनजान आदमी है, कंट्रोल जो कि हमारे इलाके का नहीं है, हमारे चूंकि उस जमाने में हमारा जब मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, देखिए 1917 की बात हो रही है। 1917 में लोगों के अंदर वो जो एक नेशनलिज्म होता है, वो जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, वो जो मुल्क के लिए प्यार होता है, वो जो इत्तेहाद होता है, जो यूनिटी होती है, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं थी और लोगों को अपने पार्टिकुलर एरिया से प्यार होता था। लोगों को ये लगता था कि हम जिस मोहल्ले में, जिस पार्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में रह रहे हैं, बस वही हमारा है, बाकी से हमको मतलब उतना नहीं होता था। तो ये जो एक थिंकिंग थी महात्मा गांधी ने, इसको भी धीरे धीरे खत्म किया था। एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था पूरा वो डेवलप किया था महात्मा गांधी ने वहाँ पर। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया लोगों को कि जो है वो महात्मा गांधी ने जो कुछ भी इतना महान काम किए हैं, जो लोगों को लग रहा है कि कानून आदमी इतने अच्छे काम कर रहा है, इतने बड़े काम कर रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं की है। ये एक नेशनल सिटीजन होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, he declared that the British could not order him about in his own country। और उन्होंने आगे ये भी बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ रहकर हमें इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती है, हमें इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकती है कि जैसा वो करेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चंपारण was an attempt to free the poor peasants from exploitations and it did not begin as an act of defense. This was the typical Gandhi pattern। और चंपारण का वो जो पूरा मूवमेंट था जो बहुत हद तक सक्सेस भी हुआ था और गांधी जी को ये लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम गेन करने का ये उनका पहला स्टेप था जो बहुत हद तक कामयाब रहा था। और ये गांधी जी का अपना एक टिपिकल मेथड था, यानी उनकी गांधी जी के जो यानी वायलेंस नहीं होना चाहिए और चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत प्रॉपर वे में जो है वो अपनी स्मूथ वे में चलनी चाहिए, जो कि गांधी जी का अपना नजरिया और अपना एक तरीका था किसी काम को करने का। उस वे में उनको लग रहा था कि चीज़ें बहुत हद तक कामयाब रही हैं। नेक्स्ट, गांधी जी के हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्स विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। और गांधी जी का जो अपना नजरिया था, गांधी जी की जो सोच थी, गांधी जी की जो ओवरऑल एक थिंकिंग थी, उन सारी चीज़ों को गांधी जी और देश के तमाम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि प्रैक्टिकल वे में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गांधी जी की सही हैं और डे टू डे वो लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों दिमाग में अपनी एक जगह बना रही थी। और इस तरीके से गांधी जी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, नेशनल लेवल पर अपना एक पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे थे। महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर के तौर पर धीरे धीरे जाने जा रहे थे और इन सारी चीज़ों के साथ महात्मा गांधी बहुत कामयाब लीडर देश के बनते जा रहे थे कि लोगों का प्यार और लोगों का जो जुनून था महात्मा गांधी को लेकर वो बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट और लास्ट करेंगे सेल्फ रिलायंस, द मेकिंग ऑफ द फ्री इंडियन। अब सेल्फ रिलायंस मीन्स ये हमें खुद को महसूस करना है कि द मेकिंग ऑफ द फ्री इंडियन, के भारत को और भारत के लोगों को किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद कराना है। अब ये सारा मूवमेंट जो है कैसे काम कर रहा है। इन ऑल द थिंग्स दैट गांधी डिड, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। क्योंकि गांधी जी ने जब वो जो एक मूवमेंट चल रहा था ना, जब गांधी जी को सम्मान मिला था और वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ प्रोमिनेंट लायर्स वहाँ पर वो असेंबल थे और जब गांधी जी ने उनसे पूछा था कि अगर मुझे जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर आपको जेल होगी तो हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। बाद में उनको ये महसूस होता है कि हमने गलत कहा गांधी जी से, वो बाद में ये एग्री करते हैं कि अगर आपको जेल होगी तो हम भी जेल चलेंगे। तब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था ना कि हमने आधा जो हमारी चंपारण की लड़ाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो जीत ली है। तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का मीन्स यही है कि हमको पहले अपने जहनी तौर से माइंड मेकअप गांधी जी इस बात के लिए लोगों का करना चाह रहे थे कि लोगों के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डर बैठा है, जहनों से पहले उस डर को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक हम जहनों से उस डर को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी नहीं ले सकते हैं। तो वो डर खत्म करना था। तो गांधी जी ये चाहते थे कि उन्होंने जो है वो लोगों के जहनों को मोल्ड किया, यानी वो परिवर्तित किया, उसको बदला और लोगों के दिलों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डर था वो धीरे धीरे खत्म किया। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज
as English pacifist who had become a devoted follower of Gandhi came to bid him goodbye, Gandhi's loyal friends wanted and used to help them. Gandhi strongly opposed the suggestion. गांधी एक ब्रिटिश अधिकारी था, CF एंड्रयूज। तो CF एंड्रयूज जो है वो महात्मा गांधी का फॉलोवर भी था, महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के बेस पे देखता था। और जो महात्मा गांधी के अदर फॉलोवर्स थे वो खासकर वो फॉलोवर्स जो इंडियंस थे, वो ये चाहते थे कि CF एंड्रयूज जो है वो महात्मा गांधी का इस पूरे मूवमेंट में, और महात्मा गांधी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है पूरा मूवमेंट चल रहा है। फिर 1927 में डांडी मार्च हुआ, फिर नमक आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इस तरीके के तमाम मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाए। तो एंड्रयूज से ये चाहते थे लोग कि वो महात्मा गांधी का सपोर्ट करें। तो महात्मा गांधी ने इस बात का खुला विरोध किया कि वो किसी भी ब्रिटिश से, किसी भी अंग्रेज से अंग्रेजों के खिलाफ कोई मदद नहीं देंगे, क्योंकि गांधी जी ये जानते थे कि जो ब्लड है ना, वो ब्लड कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए जो है वो एक जुनून पैदा करेगा। और जब बात कास्टिज्म पर और रिलीजन पर और बिलोंगिंग्स पर और फंडामेंटल्स पर और ट्रेडिशंस पर और कस्टम पर आएगी तो लोग अपने लोगों का साथ देंगे, दूसरों का नहीं देंगे। महात्मा गांधी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी ब्रिटिश आदमी का और किसी ब्रिटिश जो है वो अथॉरिटी का और अधिकारी का, ऑफिसर का कोई सहयोग, कोई हेल्प इस पूरे मूवमेंट में नहीं दी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम आस्किंग फॉर एंड्रयूज हेल्प वाज शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट्स। और गांधी जी ये कह रहे थे कि अगर हम ब्रिटिश के अगेंस्ट एक ब्रिटिश की मदद लेंगे तो इससे ये पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं वीक हैं, हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसलिए हम एक ब्रिटिश की मदद चाह रहे हैं और मांग रहे हैं। He assured them the cause was just and they must rely upon themselves to win the battle। और गांधी जी ने इस बात को लोगों को रियलाइज भी कराया कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सही है। उन लोगों ने इस बात को बाद में महसूस भी किया जो गांधी जी कह रहे हैं वो सच था। और इसके अलावा बाद में महात्मा गांधी ने ये लोगों से कहा कि आप अपने अंदर ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये जो एक करेज है वो डेवलप करिए और अंग्रेजों के खिलाफ आप अपना मूवमेंट चलाइए और यूनिटी जो है वो एक इतिहाद जो है वो कायम करिए। और अगर आप इतिहाद कायम कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी लड़ाई जैसे कि चंपारण में जीत ली थी यूनाइट होकर, यहाँ कहीं जहाँ कहीं भी आप खड़े होंगे यूनाइट होकर वहाँ उस लड़ाई को जीत लेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी इन द वे टॉट देम लेसन्स ऑन सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयरक्रॉपर्स वर ऑल अबाउंड टुगेदर। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने जो है वो सेल्फ रिलायंस लोगों को खुद इस बात के लिए मुतासिर किया कि वो खुद इस बात पर तजवीज़ करें, इस बात पर सोचें कि जो कुछ उनके दिलों में डर बैठा हुआ है क्या बहुत हद तक सही है। और इस तरीके से महात्मा गांधी अपनी इस पूरी लड़ाई में कामयाब हुए। तो ये चंपारण का मूवमेंट चला था, ये पूरा महात्मा गांधी का इंटरव्यू था जो उन्होंने जर्नलिस्ट को दिया था, जिनका नाम क्या था, लुईस मिशेल, जिन्होंने इस पूरे चैप्टर को पेंट किया है। ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, और आपको ये इसके आंसर जो है वहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।